जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर सईद रिद साहब। आप प्रोफ़ेसर हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर और बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर लिखते रहते हैं, दुनिया में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में ग्लोबली जाते रहते हैं। तो आज मैंने डॉक्टर सईद रिद साहब से रिक्वेस्ट की पर्टिकुलरली टू टॉक ऑन जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध के हवाले से स्टेटमेंट दी। डॉक्टर साहब का भी ताल्लुक सिंध से है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। वेलकम, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम और आप इंशाल्लाह इस पे अच्छी बात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध की बात की कि वो सिंध जो है ये तो हमारा हिस्सा होगा, बॉर्डर तब्दील हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर टू नेशन थ्योरी की बात की जाती है कि भाई ये हम तो इनके साथ रह नहीं सकते या रह नहीं रहे। हमारी उस वक़्त की जो लीडरशिप थी उन्होंने ये फ़ैसला किया। ये फिर बात कर रहे हैं कि सिंध जो है वो इंडिया को रिटर्न होगा। तो ये क्या हिस्ट्री है सिंध और हिंद की जो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट स्टेटमेंट और सिंधी क्योंकि यू आर फ्रॉम सिंध एज वेल although you are a professor teaching here in Islamabad. So what do you make of this, Dr. Saab? जी, शुक्रिया। बिल्कुल इसमें असल में देखने की बात ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के ऊपर पूरी कहानी ये घड़ी जाती है और इसमें ये जो बेसिकली आपने जो स्टेटमेंट जिसका हवाला दिया है, उसको अगर देखें तो ये बेसिकली बीजेपी से आ रही है और बीजेपी की अखंड भारत की जो आइडियोलॉजी है, उसको फिर वो कनेक्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के साथ और उसमें लाज़िम बात है कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच को आप अगर पूरी देखें, तो उसमें वो बात भी करते हैं कि इंडिया का नाम भी इंडस से निकला है और वो जो है वो सिंध की जो रिवर इंडस है उससे निकला है। तो इंडिया यानी हिंद सिंध के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व की एक तरह से रही है। उसकी एक और वजह भी है आपको पता होगा जरूर कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बेसिकली खुद सिंधी हैं तो उनकी जो है वो बीजेपी मूवमेंट के राइज़ में और उसमें सारा वो हिस्सा रहा है। तो वो उसको इसके साथ अटैच करते हैं, सारा सिंध के साथ जो उनका कनेक्शन है, वो वहाँ से आता है। और उसमें वो बेसिकली बात ये करते हैं कि अखंड भारत की बात है, तो उसमें बेसिकली और आपको पता है कि रिसेंटली एक मोहनजोदड़ो मूवी 2016 में भी रिलीज़ हुई इंडिया में और उसमें दिखाने की कोशिश की गई कि संस्कृत बुलवा के कि ये जो है वो जो मोहनजोदड़ो है बेसिकली इसमें संस्कृत बोली जाती थी और आर्यन जो है वो ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। तो ये तो बहुत पुरानी डिबेट इंडस वैली सिविलाइजेशन पर है और इस पे आपको पता है कि जो है वो 1922 में और 21 में हड़प्पा दरियाफ्त हुआ और 22 में जो है वो मोहनजोदड़ो और उस वक्त से ये पता है सबको कि जो है वो बेसिकली ये जो इंडिजिनस पीपल है उनकी अभी लैंग्वेज तो डिसाइफर नहीं हुई है लेकिन ये कम से कम पता है कि वो आर्यंस नहीं थे और कोई जो है वो उसमें एक राय तो ये है कि उसमें बेसिकली वो द्रविडियंस थे। तो अब उसमें बहरहाल जो उनकी क्लेम है वो ये है कि बेसिकली आर्यंस आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया और उसकी वजह से वो अखंड भारत का जो आइडियोलॉजी है वो है। लेकिन उसमें जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलती है और जो इसमें एक और भी बात है कि जो पाकिस्तान की जो टू नेशन थ्योरी है उसको सिंध की वो जो यानी सिविलाइजेशन है वो एक तरह से सपोर्ट करती है। और इसमें बहुत सारा लिटरेचर है, मैंने इस पे काफ़ी काम किया है और 1-2 साल पहले मैंने एक ब्लैक होल पे लेक्चर भी दिया था इसके ऊपर पूरा कि सिंध में और जो है वो इंडिया में यानी पाकिस्तान में और इंडिया में जो नेशनलिज्म है, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें इंडिया के की सिविलाइजेशन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो अखंड भारत का जो आइडिया है, वो भी उसी से लेते हैं और उसमें स्पेशली जो ये हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं और उनका क्योंकि जो बेसिस है वो सिंध से निकला हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए या राम जेठमलानी हो गए, तो आपको इससे अंदाजा होता है कि उसका कनेक्शन और उसकी इनकी स्पीच अगर पूरी सुने तो वो लाल कृष्ण आडवाणी का जो है वो कहते भी हैं और उसके साथ कनेक्शन उसको जोड़ते भी हैं। लेकिन देखा जाए तो हम तो उसको इस तरह से देखते हैं कि और ये इसको काफ़ी हिस्टोरिकली प्रूवन भी है और आर्कियोलॉजिकली भी प्रूवन है कि सिंध और हिंद 2 अलग-अलग एंटिटीज़ रही हैं हिस्टोरिकली। उनका कल्चर डिफरेंट है और ये तो दुनिया भर में देखें होता है, जो सिविलाइज़ेशन होती है वो रिवर के साथ होती है। और रिवर इंडस जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान में बहती है, इंडिया में नहीं बहती है। तो जो इंडस वैली की जो सिविलाइज़ेशन है, उसको जो है वो बेसिकली अब पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान उसको ओन करता है और इसको एक तरह से मैं आपको बताऊँ कि 1948 में
47 में चौधरी रहमत अली ने बुक एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल कही। आपको पता है कि चौधरी रहमत अली वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी पाकिस्तान को दिया था। तो उन्होंने ये बात की कि जो पाकिस्तान जिसकी हम बात करते थे, क्योंकि उन्होंने 1933 में लिखा वो नाउ और नेवर में, तो वो अब रियलिटी जो बन गई है, ये वही मेहरान वैली है जो 5000 साल से जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जिसको कहते हैं। तो ये उनकी बात हो गई। फिर आप देखें तो उससे पहले जीएम सैयद, ये बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1943 में जो है वो रिज़ॉल्यूशन पाकिस्तान के लिए जो पास हुई, वो सिंध असेंबली से हुई। और उस रेज़ोल्यूशन को पेश करने वालों में शेख अब्दुल मजीद सिंधी और जीएम सैयद मौजूद थे। और जीएम सैयद ने उसके बाद जो आर्गुमेंट दिया, उस आर्गुमेंट में उन्होंने टू नेशन थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन दी, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि जो है वो ये जो पाकिस्तान है, जो कि बनने जा रहा है, जिसकी उन्होंने डिमांड की, ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि यानी 5000 साल से 2 नेशंस रहती हुई आ रही हैं, उसकी रियलिटी बनने जा रही है। और फिर यही बात आपको पता है कि फिर जो है वो सिब्त हसन ने जो है वो तारीख की तहज़ीब का इर्तिक़ा जो उनकी बुक है उसमें लिखी। फिर जो है वो आपको यही बात सेम थोड़ा-सा यानी ज़्यादा डिटेल के साथ इंडस सागा में अवतार हसन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है कि जो टू नेशन थ्योरी है उसका लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ बहुत गहरा है। और ये पाकिस्तान उसी की रियलाइजेशन है, और सिंध और हिंद बेसिकली जो थे वो अब पाकिस्तान इंडिया बन चुके हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपने बहुत इसको हिस्टोरिकल उस रेफ़रेंस एक्सप्लेन किया, तो ये क्यों कह रहे हैं ये राजनाथ सिंह साहब? ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हैं या आपको लगता है कि वाक़ई इनके अंदर या ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, ये उससे लिंक कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, वो जो जेट्स गिरे थे, क्या मतलब व्हाट्स द पॉइंट टू टॉक नाउ? इसके 2 मेरे ख्याल में रीज़न्स हैं, नाउ जो इसका कनेक्शन है वो है। एक तो इवेंट आपको पता है कि सर क्रीक के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का इस वक़्त थोड़ा-सा जो रिसेंटली एक्सरसाइज़ त्रिशूल में की हुई थी इंडिया ने, उसका कनेक्शन भी है, क्योंकि सर क्रीक के ऊपर जो है तो कुछ इससे पहले राजनाथ की एक और स्टेटमेंट भी आपको याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेटन किया था कि जो है वो जिस तरह से 1965 में हम लाहौर में घुसे थे, हम इस वक़्त इंडिया में यानी सिंध में घुस सकते हैं। ये थोड़ा-सा उन्होंने उसको उस रेफ़रेंस से भी आप देख सकते हैं। और दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है जो कि इंडिया में आपने अगर शायद फॉलो किया हो, वो ये हुआ है कि इंडिया में एक है जो अमित बघेल। अमित बघेल कोई लीडर हैं जो है छत्तीसगढ़ के। उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बात की कि जो है वो जो इंडिया में जो सिंधी हैं जो कि उल्लासनगर और बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं मुंबई में, उनको उनके रेफरेंस से उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तानी पुराने पाकिस्तानी उनको कहा। और दूसरा उनको ये कहा कि झूलेलाल जो उनके यानी जो जिनकी वो पूजा करते हैं, उनको मछली वाला कुछ इस तरह से कुछ कहा। तो उनकी जो है वो एक तरह से बेहुरमती की। तो उसके ऊपर एक बड़ी मूवमेंट जो है वो इंडिया में स्पेशली बॉम्बे में राइज़ हुई है, जिसमें सिंधीज़ जो हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा सिंधी हैं। अब ये मूवमेंट आपको फेसबुक पे इस पे ज़्यादा मिलती है। और आपको इसमें भी ये नज़र आता है कि उसमें वो जो बात कर रहे हैं, उनकी बात भी सुनें, तो वो भी अखंड भारत के साथ और जो है वो उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्पेशली अब मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो अपनी कनेक्शन सिंध के साथ देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो पुराना, क्योंकि वो लाज़िम बात है कि अभी तक उसके साथ उसकी एसोसिएशन उनको रखते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कनेक्शन दोनों जो है, क्योंकि बीजेपी की लीडर में आपको पता है कि जो सिंधी लीडर्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस उनकी है। तो वो जो कनेक्शन है, और अभी जो रिसेंट ये 2 इवेंट्स हुए हैं, मेरे ख्याल में उनके साथ उसका कनेक्शन मुझे तो नज़र आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके ज़रिए इनका ये कनेक्शन नज़र आता है। तो ये जो आपको लगता है डॉक्टर साहब, आप क्योंकि समझते हैं ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स को, जो अभी रिसेंटली जैसे आपने ज़िक्र किया इसका सर क्रीक का, कि सर क्रीक के रास्ते हम कराची आएँगे। तो ये सिंध को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या जो ये सिंधी नेशनलिज्म है, इस फॉल्ट लाइन को ये समझते हैं? जैसे फॉर या उसको हवा देना चाहते हैं, जैसे वो समझते हैं बलूचिस्तान में एक सब नेशनलिज्म है, या केपी के अंदर एक सब नेशनलिज्म रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान मौजूद है।
तो दिस इज अ वे कि आप सिंधी नेशनलिज्म को, सिंधी सब नेशनलिज्म को, जो कि सिंधु देश मूवमेंट सो ऑन एंड सो फोर्थ, उस हवाले से राय उसको हवा दे रहे हैं और उठा रहे हैं। डू यू थिंक ये फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है? एंड सेकेंडली, आपको लगता है कि ये उसको कुछ सपोर्ट करना चाह रहे हैं ताकि सिंध के अंदर से कुछ उठे और बात हो? ये हो सकता है उनके दिमाग में इस तरह की चीज़, लेकिन उसमें जो मैं आपको बताऊँ कि ये जब आया उनका स्टेटमेंट तो उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया है सिंध की जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से। अगर आप जो है वो सोशल मीडिया को थोड़ा-सा फ़ॉलो करें, तो उस पे सिंध ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है। यानी इस इवन जो सिंध के जो नेशनलिस्ट्स हैं, उन्होंने भी उस पे रिएक्ट किया है। उन्होंने ये बात कही है कि इनको मजाल कैसे हुई कि ये इस तरह की बात करें। सिंध जो है वो हिस्टोरिकली एक अलग एंटिटी के तौर पर जो है वो हज़ारों सालों से रही है और हिंदुस्तान के साथ जो सिंध का जो कनेक्शन है वो बहुत थोड़े अरसे यानी हिस्टोरिकली स्पीकिंग फॉर एग्जांपल एक मुगलिया सल्तनत के दौर में कुछ अरसे के लिए वो रहा या फिर ब्रिटिश पीरियड में जिस तरह से ब्रिटेन ने तो पूरे हिंदुस्तान पे जो है हुक्मरानी की तो वो उस वक़्त सिंध उसके साथ रहा। लेकिन हिस्टोरिकली सिंध एक अलग एंटिटी के तौर पर रही है, हज़ारों साल से रही है और इवन जो है वो एंड में भी आपको पता है कि टालपुर की जो हुकूमत थी वो सिंध में कायम थी जब अंग्रेज ने जो है वो यहाँ पे कब्जा किया। तो उसकी वजह से वो जो है सिंधी नेशनल ये भी कहते हैं कि भाई आपका तो कनेक्शन किसी तरह से भी नहीं है और सिंध में एक और ये भी बात आपको जिस तरह बताया था कि 1943 का सिंध जो है वो पहला सूबा था जहां से पाकिस्तान की फेवर में करारदाद पास हुई और करारदाद पास करने वाले कोई और नहीं जीएम सैयद खुद उसमें शामिल थे जिन्होंने उसको पेश किया था उनके साथ शेख अब्दुल मजीद सिंधी थे तो एक तरह से उसको देखें तो आपको ये समझ में आता है कि जो है सिंध में सवाए जो है वो कुछ जो लोग हैं जो कि बेसिकली इस तरह की मूवमेंट में बिलीव करते हैं बाकी जो है वो जो एक बहुत बड़ी आवाम है नेशनलिस्ट जरूर हैं लेकिन नेशनलिस्ट जो है वो सिंध के पॉलिटिकल राइट्स विद इन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की डिमांड करते हैं उसमें जो है वो सेपरेशन का एलिमेंट जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है तकरीबन निग्लिजिबल है मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक फैक्टर मौजूद है और ये इसको जो सिंधी जो सब नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हाइलाइट किया है और वो कह रहे हैं लोग गुस्से में हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये इस तरह का वो जो अब जो नैरेटिव है सिंध के बारे में क्यों जो है वो बनाया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। तो ये आप समझते हैं कि दोबारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को कि जी टू नेशन थ्योरी जो है वो गलत हुई थी और टू नेशन थ्योरी का जो सारे का सारा नैरेटिव है वो गलत है। ये कहीं दोबारा डिबेट को शिफ्ट तो नहीं करना चाह रहे? क्योंकि समझा ये जाता है कि ज़्यादातर ये जो भी बातें करते हैं ना, ये मज़हबी एंगल से करते हैं। इंडियन जो इस वक़्त अब मौजूदा लीडरशिप है, जैसे मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने लॉर्ड कृष्णा के मैसेज को फॉलो किया। इधर ये टू नेशन थ्योरी पे आ गए हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये टू नेशन थ्योरी की डिबेट को जिंदा करना चाह रहे हैं। वैसे तो वो ये कहते हैं कि जी वो अच्छा मुसलमान उधर रहे, हम इधर रहे, हमारा इनसे कोई ताल्लुक ना। लेकिन आपको क्या लगता है ये रिवाइवल ऑफ टू नेशन थ्योरी है या क्या क्या करना चाहते क्या हैं? मकसद क्या है इसका समझते हैं? उसमें देखें जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसमें अखंड भारत की थ्योरी है और हाँ, अखंड हाँ। भारत एक तरह से वन नेशन जो थ्योरी है जो कि कांग्रेस की थ्योरी थी या जो है अपना गांधी साहब की थ्योरी थी उससे भी कुछ हाई लेवल की थ्योरी है क्योंकि जो अखंड भारत की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपने जिस तरह से सुना होगा कि अभी उन्होंने एक मैप भी पार्लियामेंट में जी, लगाया है जिसमें जो हाँ। है वो पाकिस्तान भी शामिल है जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है नेपाल भी शामिल है तो ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से भी 2 कदम आगे है। और उसमें जो है वो यानी उनके हिसाब से ये भी वो समझते हैं कि ये जो सारे कम्युनिटी जो कि मुसलमान हो चुके हैं, इन्होंने यानी उनके हिसाब से दिमाग में उनके कि वो कब दोबारा से मुसलमान हो सकते हैं। तो अखंड भारत जब होगा तो सारे हिंदू ही हो जाएँगे जिस तरह से उनके दिमाग से ये बात उसको देखें तो वो उस तरह से उसको देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक और बात जो टू नेशन थ्योरी की बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले फील्ड मार्शल साहब ने भी टू ने टू नेशन थ्योरी वन नेशन थ्योरी की बात की थी और उसके ऊपर बहुत रिएक्शन आया था पहलगाम से थोड़ा सा पहले ये वाकया हुआ था आपको याद होगा कि ये एक जो है इस्लामाबाद में मीटिंग के दौरान उन्होंने बात की थी जो कि मेरे ख्याल में
जो फॉरेन हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं उनके साथ मीटिंग में। अच्छा, उसके बाद एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। उसपे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप देखें जो हमारी जो टू नेशन थ्योरी है, उसको हमने उस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया और उसमें हमारे 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 बिहाफ पे थोड़ी-सी जो है वो एक तरह से है कि हम उसको सिर्फ़ रिलिजियस टर्म्स में जो है वो उसको देखते हैं, हिंदू और मुसलमान के टर्म्स में। लेकिन टू नेशन थ्योरी हमारी जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और मेरे हिसाब से जो हमारी टू नेशन थ्योरी है, वो ज़्यादा इंक्लूसिव है हिंदुत्व की जो है वो अखंड भारत से भी और जो कांग्रेस की जो वन नेशन थ्योरी है उससे भी। क्योंकि उसमें जो हमारी जो टू नेशन थ्योरी है वो देखें कि उसमें ये था कि हिंदुस्तान और यानी हिंदुस्तान में पार्टीशन से पहले 2 कौमें रहती हैं। 1940 में कायद-ए-आज़म ने इस लाहौर रेज़ोल्यूशन में ये बात की, ठीक? अच्छा, उसमें पॉइंट ये था कि और उससे पहले उस पूरी मूवमेंट को आप देखें, पाकिस्तान मूवमेंट को देखें, तो मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए फेडरलिज़्म की डिमांड कर रही थी। और ये डिमांड 1924 के मुस्लिम लीग के इजलास से साबित है, इसके ऊपर भी मेरा एक आर्टिकल है। तो उससे आप देखें तो मुस्लिम लीग कंटिन्यूअसली ये बात कर रही थी और मुस्लिम लीग माइनॉरिटीज़ की बात कर रही थी और मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जो कि कांग्रेस चाहती थी, उसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग एक फेडरल लेवल पर एक जो है वो मल्टीकल्चरल और मल्टीनेशनल डेमोक्रेसी की बात कर रही थी कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल राइट्स हों, उनके जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो और जो है आपको पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान भी कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी वजह ये थी कि लाहौर रेज़ोल्यूशन में जो डिमांड की गई थी, वो कैबिनेट मिशन में एक तरह से पूरी हुई और जो बेसिकली कांग्रेस का फेल्योर था कि वो समझ ही नहीं सकी इसको और कांग्रेस मुसलसल इसको सिर्फ़ कंस्पिरेसी थ्योरी की नज़र से देखती रही। मुसलमानों की जो जायज़ डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकी, उसको एड्रेस नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान टूटा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक ज़ाहिर बात है, हिस्ट्री है जो है वो मौजूद है और लेकिन फिर भी ये फॉल्ट लाइन्स ढूँढी जा रही हैं, बातें की जा रही हैं, अपने लोगों को ये बताया जा रहा है कि जनाब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा बहुत एक मौक़िफ़ है, मतलब बहुत सारी बातें जो हैं वो इस हवाले से दे आर मेकिंग इट बहरहाल देखते हैं कि इसमें डॉक्टर साहब क्या बेसिकली मेन मकसद क्या है इनका बार-बार ये बातें करना और बार-बार ये माहौल को बनाना क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं कि हमने इनकी ज़मीनें ले लेनी हैं या जैसे आपने कहा कि बीजेपी का या आरएसएस का तो नेक्स्ट लेवल का एजेंडा है अखंड भारत का और मैप भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो और ख़ास तौर पे ये कहना कि कराची में हम पहुँच जाएँगे, हम सिंध को ले लेंगे, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ऐसे तो बात नहीं कर रहा। कोई ना कोई तो सिग्नल वो दे रहा होता है, कोई ना कोई तो प्लान वो कर रहा होता है। कोई ना कोई मैसेजिंग तो वो चला रहा होता है। तो देखते हैं कि इसमें बेसिकली वो चाहते क्या हैं? वो पता चलेगा। हो सकता है कल को सिंध के अंदर ही कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएँ जिससे मुराद लगे, पता लगे कि इसको जो है वो सिंध को पकड़ो और जैसे केपी से बलूचिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हैं, सिंध के अंदर भी कुछ करो। तो मुझे तो लगता है कि ये इस समथिंग इज़ जी डॉक्टर साहब कुछ कहना जी, चाह इसमें रहे हैं? हाँ जी। जी, इसमें मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि सिंध के अंदर उस तरह का ग्राउंड मौजूद नहीं है, जिस तरह से केपी की बात आपने की या बलूचिस्तान की बात की। तो सिंध में जो इस वक़्त का जो नेशनलिज़्म है वो एक तरह से वो जो उसमें फेडरल लाइन तो ज़रूर मौजूद है, जिस तरह से आपको पता है कि वो जो पानी के ऊपर काफ़ी जो है वो बात होती रही है। अभी कैनाल्स का जो इश्यू था उस पे आपने रोड ब्लॉक्स और जिस तरह कुछ देखा था। लेकिन सिंध में जो नेशनलिज़्म है बड़ा क्लियर है, उसमें जो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ वो फेडरल लाइन्स पे है और पाकिस्तानी फेडरेशन में यकीन रखता है और फेडरल राइट्स की बात ज़रूर है। सेपरेशन का एलिमेंट सिंध में अगर है तो बहुत ही कमज़ोर है और उसको कोई पज़िराई हासिल नहीं। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बेसिकली सिंध फेडरेशन पे यकीन रखता है और सिंध ने तो इस हवाले से बहुत काम भी किया हुआ सिंध की जो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी है नॉट जस्ट सिंध की पार्टी है तो उन्होंने तो ये अपना एक नैरेटिव रखा हुआ है और सेपरेटिज्म आपकी बात सही है इसका कोई भी नहीं है बल्कि इंडिया के अंदर भी मैं एक वहाँ पे उनके जनरल साहब से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि जो इस्टेब्लिश बॉर्डर्स हैं हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रेटरिक है, ठीक है, जो हमारा और आपका कश्मीर का मसला है, उसमें तो ज़ाहिर बात है बहुत कुछ हो सकता है।
तो बहरहाल that's something very significant coming from India and coming from the person who is very close to Prime Minister Modi. मतलब ये कोई आम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर हर मिनिस्टर को तो बोलने की इजाज़त ही नहीं होती, लेकिन चलो ये जो है ये वो है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद रिज़ा सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग थैंक यू, यू एंड थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, वेरी वेरी। थैंक यू।